तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 2 पे, थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन। बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं न्यूक्लियर कंपोजिशन के लिए, मैंने काफी सारी यहाँ पर डिस्क्राइब करी हैं। आप जो भी वहां पर लिखना चाहें इसमें से छाट के लिख सकते हैं। तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियस थ्योरी बेस्ड ऑन द scattering of alpha particles suggested the nucleus to compact structure closely packed। तो रदरफोर्ड ने थोड़ा सा बताया था कि ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सजेस्ट क्या करता है इसका, द न्यूक्लियस टू बी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का है। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी सजेस्ट दैट थ्रू द न्यूक्लियस इज कॉम्पैक्ट इट इज कैपेबल ऑफ emitting several particles, for example अल्फा बीटा एंड गामा। भाई नेचुरल रेडियोएक्टिविटी हमें क्या बताती है कि जब ये न्यूक्लियस एक कॉम्पैक्ट है तो कैपेबल है एमिटिंग करने में अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स को भी। थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ कंपोजिशन, न्यूक्लियर कंपोजिशन हमें क्या बताती है, ये हमें अंदर की स्टोरी बताती है, उसके स्ट्रक्चर की स्टोरी बताती है न्यूक्लियस के। स्टेबिलिटी एंड डायनामिक बिहेवियर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, कि वो कितना स्टेबल है, उसका डायनामिक बिहेवियर क्या है, ये सब बताती है थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन। These theories integrate experimental observations and quantum mechanics principles to describe the arrangement and interaction of nucleons, protons and neutrons। तो ये जो थ्योरी है ये हमें कहाँ ले जाती हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की तरफ ले जाती हैं, ठीक। और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू डिस्क्राइब करती हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अरेंजमेंट्स और इंटरेक्शंस को। ये थ्योरी हमें कहाँ ले जाती है, जो हमारा न्यूक्लियर कंपोजिशन है इसकी थ्योरी हमें कहाँ ले जाती है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की तरफ ले जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम जो इनके प्रिंसिपल हैं उसके थ्रू हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं उनके अरेंजमेंट्स और इंटरेक्शंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारी होगी थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन का बेसिक्स, इंट्रोडक्शन। अब पहला पॉइंट इसका है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस किससे बना है, बेसिक सी बात है। तो पहले पॉइंट को हमने डिवाइड कर रखा है कई पॉइंट्स में। पहला 1.1 है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। तो ये सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। बिफोर 1932 हमने क्यों कहा है, क्योंकि उस टाइम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं होती। It was believed that nuclei consist of protons and electrons only। तो जो न्यूक्लियाई है वो केवल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना है। A helium nucleus was thought to contain 4 protons and 2 electrons। The spin of the certain nuclei could not be explained by this hypothesis। तो ये तो हमारी हो गई पहली थ्योरी, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी हमारी क्या है 1.2, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस है। पॉइंट 1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, प्रपोज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई तब हाइपोथेसिस क्या हुई, असेस दैट न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन ये करते क्या है, दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। जो प्रोटॉन और प्रोटॉन्स के बीच रिपल्शन होता है उनके बीच स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रॉन्स का ये काम होता है। की फीचर्स क्या है, द न्यूक्लियस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एटॉमिक नंबर Z, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर A, ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब A इज इक्वल टू Z प्लस N। और न्यूट्रॉन्स को हम डिफाइन करते हैं N से, डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, N इज इक्वल टू A माइनस Z। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियाई रेडियस एंड यूनिवर्सल डेंसिटी। भाई
न्यूक्लियाई रेडियस की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो कि हमने एक फॉर्मूला निकाला था, न्यूक्लियाई आर यूनिवर्सल इन शेप हैविंग रेडियस आर इज गिविंग बाय आर इज इक्वल टू आर जीरो इंटू ए की पावर 1/3, जहां पर आर जीरो आपका क्या है, एक रेडियस पैरामीटर है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ए क्या है, मास नंबर है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन 1 में। यूनिवर्सल डेंसिटी फॉर न्यूक्लियर मैटर, इसकी डेंसिटी जो होती है वो यूनिवर्सल होती है। डेंसिटी किससे हम डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास हम इसमें लेते हैं ए, आपको पता होगा जब हमने पीछे किया था, रो इज इक्वल टू ए अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब लेंगे। यहाँ पर 1.66 इंटू 10⁻27 क्या कहलाता है, ये कहलाता है वैल्यू ऑफ वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक, जिसको हम केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1.66 इंटू 10⁻27, तो ये हमारा जो एटॉमिक मास है वो केजी में कन्वर्ट हो जाता है। बात क्लियर हो गई? लिख भी देते हैं, द वैल्यू ऑफ वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ये वाली जो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻27, तो रो की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। इसके बाद हम वैल्यू आर की भी यहाँ पर रख देंगे, आर जीरो इंटू ए⁻1/3 का होल क्यूब। नाउ वी विल गेट रो इज इक्वल टू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, याद कर लीजिए 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। चलिए हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको सारे नहीं लिखने हैं, जो आपको अच्छे लगे वो पॉइंट्स लिख दीजिए, लेकिन पता होना चाहिए, क्या याद आ जाए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, एग्जाम में पता चलता है। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर फोर्सेस। भाई न्यूक्लियर फोर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो है थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन, तो ये भी थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन के अंदर आते हैं। न्यूक्लियर से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस भाई कितने तरीके के होते हैं, तो नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, किस किस टाइप के नेचर है इनके। पहला है शॉर्ट रेंज। एक तो शॉर्ट रेंज के होते हैं इफेक्टिवली ओनली विद इन 1 to FM, मतलब फर्मी। ये डिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, फर्मी डिस्टेंस की वैल्यू आपको होता है 10⁻15 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15। अब अट्रैक्टिव रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। भाई स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के बीच बहुत ज्यादा रिपल्शन रहता है, तो अट्रैक्टिव रहते हैं। उसके बाद है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, ये सारा का सारा आपका न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है, जो कि नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस किस तरीके के हैं। ईच न्यूक्लियन इंटरेक्ट्स ओनली विद इट्स नियरेस्ट नेबर्स। हर न्यूक्लियन जो है किससे इंटरेक्ट करता है, केवल उसके आपस में पड़ोस वाले के ही से इंटरेक्ट करता है, दूर वाले से उसे कोई मतलब नहीं होता है। अब इसी में जो फोर्सेस में आती है, एक आती है मेसॉन थ्योरी। मेसॉन थ्योरी क्या है, युकावा एक्सप्लेन दिस थ्योरी एज न्यूक्लियर फोर्सेस एज अराइजिंग फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स। बिल्कुल लेटेस्ट थ्योरी है, या इसको हम पायोन्स भी बोलते हैं। तो मेसॉन्स थ्योरी में कुछ आपको लिखना ही नहीं है, केवल इसको युकावा ने एक्सप्लेन किया था कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे हैं और कहां से आते हैं, अराइजिंग फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ मेसॉन। जब मेसॉन्स का एक्सचेंज होता है तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्रिएट होते हैं, जिसको हम मेसॉन थ्योरी बोलते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, थ्योरीज ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में भाई पता करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शेल मॉडल, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा आता है आपका शेल मॉडल के बाद लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये कई सारे मॉडल्स है, अगर आ जाते हैं तो आप लिख भी सकते हैं भाई। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की थ्योरी के बारे में बताइए, तो थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर किस किस टाइप के होते हैं, शेल मॉडल आ गया आपका, लिक्विड ड्रॉप मॉडल आ गया आपका, और
कलेक्टिव मॉडल आ गया जो कि शेल और लिक्विड ड्रॉप का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेल मॉडल, न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। भाई आपको पता है न्यूक्लियॉन्स जो ऑक्यूपाई करते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स करते हैं, एनालॉजियस टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक शेल्स। और एटॉमिक शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? सर्टेन न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर्स रहता है 2, 8, 20, 28। जब हम उसको फिल करते हैं तो उनका एक मैजिक नंबर होता है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 आर एक्सेप्ट स्टेबल ड्यू टू द फिल्ड न्यूक्लियर शेल्स। अब भाई ये स्टेबल भी रहते हैं। इट्स एक्सप्लेन न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंटम। अब जब हम शेल्स में फिल कर देते हैं, ठीक है, ठीक, शेल मॉडल हमें क्या एक्सप्लेन करता है? ये न्यूक्लियर स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट्स को भी हमें एक्सप्लेन करता है। मैग्नेटिक मोमेंट्स को एक्सप्लेन करता है। प्रिडिक्ट आइसोटोपिक अबंडेंस। और क्या हमें बताता है? ये प्रिडिक्ट करता है आइसोटोपिक अबंडेंस को। तो आ जाते हैं हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से बहुत सिंपल है, शॉर्ट में से समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो एक ड्रॉपलेट के बराबर होता है, ड्रॉपलेट की तरह ट्रीट करता है, जो कि इनकम्प्रेसिबल न्यूक्लियर फ्लूइड रहता है उसमें, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो एक लाइन काफी है इसमें। लिक्विड ड्रॉप मॉडल मतलब वो ड्रॉपलेट है, और कैसा ड्रॉपलेट है? ऑफ इनकम्प्रेसिबल न्यूक्लियर फ्लूइड। उसके बाद आती है बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला। भाई ये बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला क्या है? बहुत सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम एनर्जी है, सरफेस एनर्जी है, कूलम्ब्स रिपल्शन है, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। ये सारी की सारी एनर्जी को ज्यादातर बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला हमें बताता है। वेयर टर्म्स रिप्रेजेंट ये। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। बाइंडिंग एनर्जी जो फॉर्मूला होता है वो हमें यूज करते हैं कहां पर? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में। फ्यूजन और फिजन में यूज करते हैं। ये भी एक टॉपिक है हमारे कोर्स में। चलिए अब आता है कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल जो अभी हमने पढ़ा, कौन सा? एक ये हमारा शेल मॉडल हो गया, एक ये हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है डेट इज कॉल्ड collective model. It is combined shell and liquid drop model. It is used to explain spectra of deformed nuclei. ये spectra को denote करता है, describe transitions between energy states, और बताता है हमें energy states के बीच में जो transitions हो रहे हैं। क्लियर? तो शॉर्ट में ही लिखना होगा ये हमें, ठीक है। क्वेश्चन हमारा काफी बड़ा है, उसका आंसर ये, क्योंकि इसमें पूछा गया है भाई कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस तो बहुत सारे उसमें चीजें आ जाती हैं, बट आपको जितना लिखना है आप उतना लिख दीजिए। उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस। तो सिंपल है भाई, रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस में तीन ही चीजें हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। तो अल्फा डिके क्या है? इट इज द रेडियोएक्टिव डिके। भाई रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस जब हम पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं, तो इट इज द रेडियोएक्टिव डिके वेयर एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। जहां पर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस, भाई कौन सा एमिट करेगा? जो अनस्टेबल होगा, स्टेबल तो नहीं करेगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ए हीलियम न्यूक्लियस, भाई एक हीलियम न्यूक्लियस है जिसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स है। इट इज रिड्यूस न्यूक्लियस मास एंड चार्ज। और ये न्यूक्लियस जब ये एमिट करता है अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल क्या है? एक हीलियम न्यूक्लियस है जिसके ऊपर या जिसके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। और जब ये एमिट कर देता है अल्फा पार्टिकल को, कौन? अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो इट रिड्यूस न्यूक्लियस मास, उसका भाई न्यूक्लियस मास भी कम हो जाएगा और चार्ज भी कम हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका बीटा डिके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा डिके, इसको समझ लीजिए। बीटा डिके कब होता है? बीटा डिके ऑकर्स व्हेन ए न्यूट्रॉन इन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। भाई जो भी डिके होगा वो अनस्टेबल न्यूक्लियस में ही होगा। ये भी अनस्टेबल था, वो भी अनस्टेबल है।
तो यहां पर क्या होता है, जब न्यूट्रॉन जो है अनस्टेबल न्यूक्लियस में इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोटॉन। भाई न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, प्रोटॉन में, और एमिटिंग ए बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जिसे बोलेंगे, एमिट क्या करता है, एक बीटा पार्टिकल, और क्या एमिट करता है, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो हम उसे बोल सकते हैं। इसके साथ साथ बीटा पार्टिकल के साथ साथ वो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो क्या करता है, एमिट करता है। तो बीटा डिके क्या हुआ, बीटा डिके कब होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो वो एमिट क्या करता है, एक बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो को एमिट करता है। अब ये बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं ये दो तरीके के हम बोल सकते हैं, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। तो बीटा माइनस बीटा प्लस क्या है, ए न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, तो वो एमिट क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो यहाँ देखना पड़ेगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है मतलब माइनस चार्ज एमिट कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड बीटा माइनस। इसको हम बीटा माइनस कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो एमिट कर रहा है। सिमिलरली बीटा प्लस किसे बोलते हैं, ए प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रिन न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, और एमिट क्या कर रहा है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर रहा है, पॉजिटिव एंड पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा है एंड ए न्यूट्रिनो। तो जब पॉजिटिव पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा है तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा प्लस। क्लियर हो गया। तो ये था आपका अल्फा डिके, ये था आपका बीटा डिके, और इसके बाद आता है आपका गामा डिके। भाई गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं जब गामा डिके होता है। तो गामा डिके इन्वॉल्व्स द एमिशन ऑफ गामा रेज विच आर हाईली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो गामा रेज होती है बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी की। de-excitation of a nucleus by emitting gamma photon। तो यहां पर क्या होता है, ये डी एक्साइटेशन क्या कहलाता है, डी एक्साइटेशन कहलाता है फॉल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू लोअर एनर्जी लेवल। इसको मतलब समझ लीजिए, फॉल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू लोअर एनर्जी लेवल। भाई एक्साइटेड स्टेट से जब गामा डीके कैसे होता है, एक्साइटेड स्टेट से जो लो एनर्जी लेवल में आ जाता है तो वो गामा रेज को एमिशन होता है। और गामा रेज कैसी होती हैं, विच आर हाईली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ ए न्यूक्लियस बाय एमिटिंग गामा फोटॉन्स। गामा फोटोन को एमिट करता है। ठीक, आगे आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिकल कंसीडरेशन। कुछ क्वांटम मैकेनिकल कंसीडरेशन देखते हैं, इसमें क्या है, वेव मैकेनिक्स। तो भाई वेव आपको पता है कि हम वेव से भी डिनोट करते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स एग्जिबिट वेव पार्टिकल्स। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एग्जिबिट वेव पार्टिकल, ये हमें दिखाते हैं भाई, शो करते हैं कि वे वेव पार्टिकल भी हैं ऑफ डुअलिटी नेचर। और इनका नेचर कैसा होता है, डुअलिटी नेचर है, फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी, एंड देयर बिहेवियर इज गवर्न बाय द क्वांटम मैकेनिक्स। de Broglie wavelength where is Planck constant and its momentum। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेव मैकेनिक्स में दो पॉइंट लिख दिए हैं। न्यूक्लियॉन्स एग्जिबिट वेव पार्टिकल डुअलिटी। न्यूक्लियॉन्स क्या दिखा रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं हमें, वेव पार्टिकल के डुअलिटी नेचर को, और बिहेवियर इज गवर्न बाय द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कर रही है, वेयर इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट्स मोमेंटम, वहां पर यूज होता है। उसके बाद अब आपका क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है तो हम क्वांटम वेवलेंथ की भी बात करेंगे, रिप्रेजेंट द क्वांटम स्केल ऑफ न्यूक्लियॉन्स वेयर इज पार्टिकल मास एंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए क्वांटम वेवलेंथ किसे कहते हैं, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट यूज होती है, रिप्रेजेंट द क्वांटम स्केल ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पर क्वांटम स्केल ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है जो कि है स्पीड ऑफ लाइट। स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, ये क्या है भाई, स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट,
न्यूक्लियॉन्स हैव इंट्रिंसिक स्पिन जिसकी वैल्यू है s इजिकल टू 1/2. न्यूक्लियॉन्स हैव इंट्रिंसिक स्पिन, द वैल्यू ऑफ द स्पिन इज 1/2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है. तो मैग्नेटिक मूवमेंट अराइजेस फ्रॉम न्यूक्लियॉन्स स्पिन एंड चार्ज मोशन. मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे अराइज होता है? विद द हेल्प ऑफ द जो आपका स्पिन मोशन है उसके हेल्प से. अराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियन स्पिन एंड चार्ज मोशन, जो वहां पर चार्ज कर, आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ. द मैग्नेटिक मूवमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज म्यू इज इक्वल टू गामा एस, वेयर गामा इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो. तो इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह. स्पिन एंड मैग्नेट मूवमेंट भी यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है. उसके बाद आता है न्यूट्रॉन पोजीशन थ्योरी. भाई न्यूट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, यही इसमें आपको बताना है. न्यूट्रॉन एक्ट्स एज द स्पेसर रिड्यूसिंग रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स. भाई प्रोटॉन्स के बीच में वो स्पेसर की तरह वर्क कर रहा है और उनके बीच, प्रोटॉन्स के बीच रिपल्शन को क्या करता है? कम करता है. अब लाइट न्यूक्लियाई कौन से होंगे और हैवी न्यूक्लियाई कौन से होंगे? बहुत इजी है भाई. अगर आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो स्टेबिलिटी का उनका रेशियो है 1, तो वो लाइट न्यूक्लियाई कहलाएंगे. For lighter nuclei, a nearly equal number of the neutrons and protons is required for stability. Optimal ratio क्या है इसका? n/p is equal to 1. और heavy nuclei कौन से होंगे? In the heavy nuclei, more neutrons are needed. वहां पर ज्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए to counteract the increased repulsive electrostatic force between the protons. प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, तो हमें वहां पर ज्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए. तो ऑप्टिमल रेशियो वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कितना जाता है? ग्रेटर देन 1 आता है, जिसकी वैल्यू लगभग आप मान सकते हैं 1.5 थे. ये थे हैवी न्यूक्लियाई और लाइट न्यूक्लियाई. तो न्यूट्रॉन्स पोजीशन थ्योरी ये बताती है. उसके बाद आता है आपका एंटी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस. भाई ये एंटी प्रोटॉन क्या है? और लेटेस्ट हिस्टोरिकल है. इट्स suggests that the nucleus was composed of. भाई न्यूक्लियस जो है किससे बना है? न्यूट्रॉन्स एंड एंटी प्रोटॉन्स. एंटी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना है, बल्कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से नहीं बना है. द एंटी प्रोटॉन्स वाज थ्रू टू द प्रोवाइड द नेगेटिव चार्ज. एंटी प्रोटॉन्स नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं एंड नीडेड टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन फॉर्मिंग ए न्यूट्रल कंपोजिट पार्टिकल्स. चाहे तो आप इसे छोड़ दीजिए. इसके बाद क्या है? आफ्टर दैट मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसमें क्वार्क मॉडल देते हैं. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स. इन्होंने क्या कहा था भाई कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स, क्वार्क्स से कंपोज्ड है. UUD फॉर प्रोटॉन्स एंड UDDD फॉर न्यूट्रॉन्स. व्हाट डू यू मीन बाय UDD? ये आपका अपर अपर डाउनवर्ड्स, ठीक, अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड्स फॉर प्रोटॉन्स रहता है और अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड फॉर न्यूट्रॉन्स रहता है. ग्लूऑन्स mediate strong interaction between quarks. It is used to explain intrinsic properties of nucleus such as spin and magnetic moments. Provide insight into high nuclear reactions. तो ये था आपका मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, ठीक. तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन जो था बड़ा अच्छा क्वेश्चन था. थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन. इतनी सारी थ्योरीज हमने इसमें दी हैं. आप चाहें तो इसे एक बार फिर से देख सकते हैं. बताना तो इसको दोबारा पॉसिबल नहीं है. रिवाइज करने के लिए इसे एक बार फिर से देख सकते हैं. कहाँ से? थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन, यहाँ से स्टार्ट है. तो पहले थ्योरीज ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन का इंट्रोडक्शन दिया था. फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, की फीचर्स हो गए. फिर न्यूक्लियाई रेडियस हमने जो पहले डिफाइन की थी वो यहाँ पर भी बता दी है. यूनिवर्सल डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मैटर बता दिया है. उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, जो नेचर है उनका, वो बता दिया है. शॉर्ट रेंज, एट्रैक्टिव, ठीक, सैचुरेशन प्रॉपर्टी है. मेंसन थ्योरी क्या है भाई? युकावा ने एक्सप्लेन किया था इस थ्योरी को. न्यूक्लियर फोर्सेस अराइज होते हैं कहाँ से? एक्सचेंज ऑफ मिजॉन से. तो इसीलिए इसको हम मिजॉन थ्योरी कहते हैं. थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, भाई ये 3 मॉडल हैं इसके. शेल मॉडल,
लिक्विड ड्रॉप मॉडल और कलेक्टिव मॉडल ये हम आपको समझा चुके हैं। रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस, रेडियोएक्टिव डिके में अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके है। क्वांटम मैकेनिकल कंसीडरेशन, इसमें वेव मैकेनिक्स आती है। कॉम्पटन वेवलेंथ जो कि हम स्पीड ऑफ लाइट, इसमें हम पार्टिकल की तरह मानते हैं। ठीक, स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंटम ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसमें जो आपका म्यू इज इक्वल टू गामा एस है, वेयर गामा इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो। न्यूट्रॉन पोजीशन थ्योरी, भाई न्यूट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर होती है, इसमें आपका लाइट न्यूक्लियाई आ रहा है, हैवी न्यूक्लियाई आ रहा है। उसके बाद एंटी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस आपको बता दिया है। और लास्ट में हमने बताया है मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम क्वार्क मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि कंपोज्ड हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन एमएससी न्यूक्लियर फिजिक्स का।